सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एफएसए क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम क्लास 8 का चैप्टर नंबर 4 करेंगे। इससे पहले मैंने 3 चैप्टर्स को करा दिए हैं, अगर आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। और क्योंकि आपके एग्जाम्स बहुत करीब हैं तो आप उन वीडियोस को रिवीजन के थ्रू जरूर देखें, क्योंकि जिसमें मैंने एमसीक्यूज के लिए पूरी चैप्टर को इंट्रोडक्शन थ्योरी टाइप में करा रखा है और कुछ क्वेश्चंस भी मैंने करा रखे हैं जो कि काफी इजी फॉर्मेट्स में होंगे। जो आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं वह हमारा चैप्टर नंबर 4 का इंट्रोडक्शन है, यानी कि आंकड़ों का प्रबंधन, डाटा हैंडलिंग। देखिए अभी आज आप जब अभी जिस चीज को पढ़ रहे हैं इसका नाम है डाटा हैंडलिंग, लेकिन जैसे आप अपनी बड़ी क्लासेस में जाएंगे, यानी कि अभी हमें बेसिक चीजों को सीखनी है, यानी कि इसमें फ्रीक्वेंसीज क्या होती है, क्लास इंटरवल्स क्या होते हैं, ठीक है, इन सारी चीजों को अभी आप सीखेंगे। ठीक है, आंकड़ा क्या होता है, किन चीज का करते हैं, पाई चार्ट क्या होता है, ये सारी चीजों को कैसे हम रखते हैं, टैली मार्क्स क्या होते हैं, ये सारी चीजें अभी हम ये सीख रहे हैं। लेकिन जैसे आप इससे बड़ी क्लास में जाएंगे, यानी कि 9th क्लास में जैसे ही जाएंगे, तो यही चैप्टर एक स्टैटिस्टिक्स के नाम से आएगा, जिसके में फ्रीक्वेंसी, ये सारी चीजें आपको नाम ज्यादातर सुनने को मिलते हैं। तो आज हम जो पढ़ने वाले इंट्रोडक्शन, यानी कि इसकी प्रस्तावना, इसके बारे में हम पढ़ेंगे डीप में। इसके बारे में एक एक बातों को क्लियर करेंगे और इस लाइंस को बढ़िया से पढ़िएगा, बिकॉज क्योंकि इसी से एमसीक्यूज के क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके एग्जाम्स में। अब देखिए ये कहता है कि व्हाट इज डाटा, यानी कि आंकड़ा क्या है। ठीक है, आंकड़ा क्या होता है, यानी कि मैं कहता हूं, देखिए सोचिए, एज्यूम कीजिए कि मैं ये कहता हूं कि भाई आपके यहाँ पर आपके क्लासेस है, आपके क्लास में मान के चलिए 50 बच्चे हैं। अब उन 50 बच्चों का मैं टेस्ट लेता हूं। ठीक, अगर मैं 50 बच्चों का टेस्ट लेता हूं तो 50 के 50 कॉपियां चेक करूंगा। तो 50 के 50 ऐसा तो नहीं होगा कि सभी के सभी बच्चे, अगर मान के चलिए 10 नंबर का टेस्ट है तो सबके सब बच्चे 10 नंबर लाए होंगे, ऐसा तो नहीं है। या ऐसा भी नहीं है कि सभी के सभी बिल्कुल डिट्टो सेम जैसा नंबर लेके आए, सभी के नंबर्स अलग अलग होंगे। रोल नंबर के हिसाब से अगर मैं नंबर्स चेक करूं तो किसी के 5 नंबर, किसी के 10 नंबर, किसी के 5 नंबर, लेकिन क्या 50 के नंबर एक जैसे या अलग अलग हो सकते हैं? नहीं। तो अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है ना, जब आप आंकड़ों को निकालेंगे तो देखिए जैसे 50 बच्चे हैं तो उसमें से 5-7 बच्चे ऐसे होंगे जिनके 5 नंबर होंगे, 10-15 बच्चे ऐसे होंगे जिनके 10 में से 9 नंबर होंगे, ऐसे भी होंगे जिसमें 10 में से 8 नंबर भी होंगे। यानी कि कुछ कुछ बच्चों को इकट्ठा कर करके जब हम आंकड़ा बनाते हैं तो उसे ही कहते हैं आंकड़ा। अब समझिएगा यहाँ डेफिनेशन क्या लिखी हुई है। डाटा इज अ कलेक्शन। डाटा क्या होता है भाई? कलेक्शन होता है जिसको आप कलेक्ट करते हैं। अब कलेक्ट कैसे करेंगे? आप कलेक्ट कैसे करेंगे? मैं ये कहता हूं कि भाई जनसंख्या बताइए, तो जनसंख्या कैसे करेंगे? आप ये देखेंगे वोटिंग देने के लिए कितने आदमी लोग हैं, ठीक है, 18 वर्ष से ऊपर कितने बच्चों ने इस समय जन्म लिया, तो आप सभी हॉस्पिटलों से आंकड़ा मांगेंगे। अब देखिए सोचने की बात तो यहाँ ये आ जाती है कि हम इतने, अब सोचिए छोटी मोटी आंकड़ा हो, मैं एक 50 बच्चों के क्लासरूम से बोलूं तो आप निकाल सकते हैं, अगर मैं कुछ और बोलूं तो भी आप निकाल सकते हैं। लेकिन ऐसा एज्यूम करिए कि जब पूरे देश का आंकड़ा निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? जब ये कहा जाए कि पूरी देश की जनसंख्या, यानी कि आज आप समझते हैं कि भारत की जनसंख्या 140 करोड़ आबादी है, तो सोचिए ना कि 140 करोड़ की गिनती हुई कैसे होगी। इतना आसान काम तो नहीं है, इसको गिनने में तो 2 से 4 साल लग जाएंगे। लेकिन ये हो कैसे जाता है, हर बार कैसे हो, हम कैलकुलेशन कर लेते हैं, हम कैसे इन लोगों को इकट्ठा करके हम ये कह सकते हैं कि हमारी आबादी इतनी है। तो इसको देखने के लिए आपको क्या करना है ना, देखिए हर एक के ऊपर हेड होता है, यानी कि कोई ना कोई उसके ऊपर सीनियर पोस्ट पे होता है। मान के चले हमारे यहाँ पर पीएम है, पीएम के नीचे सीएम है, सीएम के भी नीचे कोई विधायक लोग हैं, विधायक के नीचे एमपी एमएलए होते हैं, यानी कि इस तरीके से सभी लोगों में बटा हुआ है। हर एरिया को ये काम दिया जाता है कि आप इस एरिया का निकाल के लाइए, आप इस एरिया का निकाल के लाइए। अब वो सभी लोगों का ला करके और वहां पर कलेक्ट कर लेते हैं, ठीक, और तब उसको इकट्ठा जोड़ दिया जाता है, तो हमें नॉर्मली आंकड़ा पता लग जाता है। तो क्या कह रहा है, डाटा क्या है? एक कलेक्शन है। क्या है? कलेक्शन ऑफ फैक्ट, फैक्ट का कलेक्शन है, फिगर्स का कलेक्शन है, या ऑब्जर्वेशन का कलेक्शन हो सकता है फॉर ऑफ पर्पस, किसी भी पर्पस के लिए। अब जैसे आंकड़ा जो है वो तथ्यों, अंकों या अवलोकनों का संग्रह है, होता है जिसे किसी उद्देश्य से इकट्ठा किया जाता है। अब सोचिए, एज्यूम करिए कि हम बच्चों के नंबर क्यों रिकॉर्ड करते हैं? हमें यह पता लगे कि कौन बच्चा कितना अच्छा पढ़ रहा है, कौन बच्चा क्या रिजल्ट बना सकता है। अब मान के चलिए हम अगर हर वीकली टेस्ट ना लें तो हमें यह पता लग सकता है कि कौन, अगर वीकली टेस्ट लेते हैं तो हमें पता लगेगा कौन बच्चा पढ़ रहा है, कौन बच्चा नहीं पढ़ रहा है। अगर हम टेस्ट ही ना ले, सोचिए, एज्यूम कीजिए जब हम टेस्ट ही ना ले तो कौन बच्चा पढ़ रहा है कौन नहीं पढ़ रहा है तो हमें पता ही नहीं लगेगा। उस हिसाब से जब आपका मेरिट निकलेगा, जब आप पेपर देंगे स्कूल में, जब वहां से होंगे तो वहां तो आप फेल हो जाएंगे। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, पहले ही अपने आंकड़ों को मजबूत करके चलते हैं कि ताकि भविष्य में आने वाले कोई भी प्रॉब्लम्स ना हो। यानी कि उदाहरण के किसी परीक्षा में छात्रों के अंक कैसे आ जाते हैं, किसी के 45 आते हैं, 38 आते हैं, 50 आते हैं, 42 आते हैं, 45 आते हैं, 38 आते हैं। अब सोचिए जो इनसे नीचे गिरा हुआ, अगर मान के चलिए 50 नंबर का पेपर था, टोटल नंबर 50 थे, टोटल मार्क्स कितना था भाई? 50 था। अब सोचिए जो 50 में से लास्ट नंबर आ रहा है 38, अब जो 38 से नीचे जो आ रहा होगा तो सोचिए कितना डूबा हुआ इंसान है, उससे ऊपर तो यही सारे लोग हैं। तो इसीलिए हमें आंकड़ों की आवश्यकता पड़ती है। अब दूसरा टॉपिक आपका यहाँ आ जाता है टाइप्स ऑफ डाटा, यानी कि आंकड़ों का प्रकार क्या होते हैं। आंकड़ों के 2 प्रकार होते हैं। पहला आंकड़ा होता है कच्चा आंकड़ा, यानी कि रॉ मटेरियल्स, और दूसरा होता है अरेंज डाटा, यानी कि व्यवस्थित आंकड़ा, जिसको आप अरेंज कर देते हो,
यानी सबको बटोर करके समझ ले कि छोटे से बड़े की ओर जाना है, बड़े से छोटे की ओर जाना है, इसको हम अरेंज कर देते हैं। रॉ मटेरियल किसी भी छोटी मोटी टुकड़े को ले लो, ऐसा बोल लो, मान के चलो हम आज दिल्ली में हैं, ठीक, मैं ये कहता हूं दिल्ली में किसी एक जगह का नाम, मॉडल टाउन का नाम ले लो, मॉडल टाउन के स्कूल में कितने बच्चे हैं, ठीक है, मैं कहता हूं दिल्ली के अंदर गवर्नमेंट स्कूल 10 है। अब मान के चलिए 10 स्कूल हैं, मैं ये कहूंगा कि एक स्कूल में बच्चे कितने हैं, ठीक, फिर दूसरे में कितने हैं, तीसरे में कितने हैं, तो उन एरियाज का भी तो नाम आएगा। तो उसी प्रकार से हमें ये बात पता लगती है। तो ये रॉ मटेरियल्स हो जाते हैं, कच्चे आंकड़े होते हैं। अब देखिए क्या कह रहा है, द डाटा कलेक्टेड इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म विदाउट एनी अरेंजमेंट इज कॉल्ड रॉ मटेरियल। यानी कि बिना किसी अरेंजमेंट के किसी डाटा को कलेक्ट करना ही क्या कहलाता है, रॉ मटेरियल कहलाता है। जो आंकड़ा बिना किसी क्रम या व्यवस्था के हो उसे ही हम कच्चा आंकड़ा कहते हैं। हम ये कह सकते हैं, मान के चलिए हम पहले अगर मान के चलो आजादपुर का स्कूल लेते हैं, तो पहला अगर आजादपुर का स्कूल लेते हैं तो आजादपुर के स्कूल में कितने बच्चे हैं टोटल, मान के चलिए 2000 बच्चे हैं। चलिए दूसरा मैं मॉडल टाउन का लेता हूँ, मॉडल टाउन में भाई 1500 ही बच्चे हैं, ठीक। मैंने तीसरा प्रीतमपुरा ले लिया, प्रीतमपुरा में देखा तो प्रीतमपुरा में भाई तो ये तो 2500 बच्चे आ गए। यानी ऊपर नीचे जैसे मर्जी मैं ले सकता हूँ, उसे ही हम रॉ मटेरियल कहते हैं। अब यहाँ देख रहे होंगे कि इसमें 5 दिया है, फिर 3, फिर 7, फिर 5, फिर 9, फिर 3, फिर 7, इस प्रकार से आगे पीछे करके दे रखा है, इसे ही कहते हैं रॉ मटेरियल्स। अगला आता है अरेंज डाटा। क्या होता है, अब सोचने की बात यह, व्यवस्थित डाटा जिसको व्यवस्थित कर दिया गया, यानी कि एकदम स्थापित कर दिया गया कि हाँ हमें छोटे से बड़े की ओर जाना है, बड़े से छोटे की ओर जाना है, यही हमारा व्यवस्थित डाटा कहलाएगा। When raw data is arranged is ascending or descending order, it is called arranged data। या तो कोई उसको असेंडिंग ऑर्डर में हो या चाहे वो डिसेंडिंग ऑर्डर में हो, यानी कि घटते क्रम हो या चाहे बढ़ते क्रम हो, उसी को हम कहते हैं, यानी उसी को क्या कहते हैं भाई, व्यवस्थित आंकड़ा कहते हैं। जब कच्चे आंकड़े को बढ़ते या घटते क्रम में रखा जाता है, उसी आंकड़ों को व्यवस्थित आंकड़ा कहा जाता है, ठीक है। यहाँ असेंडिंग ऑर्डर का बढ़ता क्रम कैसे, अब इसी डाटा को मैंने ले रखा है, इसमें सबसे पहले 3 है, फिर 3 है, यानी कि सबसे छोटा ले लिया, उसके बाद 5 बड़े ले लिए, फिर 7 और बड़े ले लिए, फिर मैंने 9 ले लिया, ठीक है। अब आती है फ्रीक्वेंसी, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट इस चैप्टर से बनता है, बारंबारता। इसका नाम समझ रहे होंगे हिंदी वाले बहुत आसानी से समझ जाते हैं, इसलिए मैं बायलिंगुअल करवाता हूँ कि इंग्लिश वालों को भी एक बार हिंदी समझ में आ जाए और हिंदी वालों को भी इंग्लिश भी समझ आए और हिंदी भी समझ आए। क्योंकि देखिए हिंदी वालों को भी हिंदी में लिखने की जरूरत होती है, दोनों बच्चों की एक ही सेम पेपर आते हैं, ठीक है। बिकॉज मतलब ये रहता है कि कोई बच्चा इंग्लिश में पढ़ लेता है, कोई बच्चा इंग्लिश नहीं पढ़ पाता है, तो इसीलिए दोनों बच्चों के लिए मैंने लिखा रखा है। अब बारंबारता हिंदी वाले आराम से समझ जाएंगे। बारंबारता बरबरार है, यानी कि बार बार आ रहा है किसी भी चीज को बार बार। अब मैं बोलूं ना हम पागल है, तो मैं बार बार बोल रहा हूँ ना, अपनी बात को बार बार बोलना, यानी कि बार बार किसी नंबर का आना, बार बार किसी डाटा का आना, आंकड़ों का आना, क्या कहलाता है भाई, फ्रीक्वेंसी कहलाता है। क्या कहलाता है, फ्रीक्वेंसी कहलाता है। यानी कि कह रहा है कि द नंबर, ऐसा नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन अकर्स इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी। यानी कि किसी संख्या के जितनी बार आने को उसकी फ्रीक्वेंसी बारंबारता कहते हैं, ठीक है। उसकी यानी कि बारंबारता कहते हैं, यानी कि फ्रीक्वेंसी कहते हैं, ठीक है। कह रहा है किसी संख्या के जितनी बार आने का। अब मैंने एक डाटा लिखा, सोचिए यहां पर मैंने लिखा 2 4 8 2 6 9 3 2 2 5 4 3 2 2। अब बताइए 2 की बारंबारता। अब मैं पूछूं बताओ 2 कितनी बार आया, यानी कि 2 कितनी बार आया, यानी कि 2 की फ्रीक्वेंसी बताओ। तो आप बोलोगे 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, यानी कि 2 की बारंबारता कितनी बार है, 5 बार है। 2 की बारंबारता कितनी बार है, 5 बार है। उसी तरीके से उदाहरण दिया है 2 3 2 5 3 2, यानी कि जैसे 2 की बारंबारता कितनी है, 3 बार है। 1 2, दूसरा 2 और तीसरा 2। 2 की बारंबारता कितनी बार है, 3 बार है। चलिए अब आगे देखते हैं। अब हमें देखनी है फ्रीक्वेंसी टेबल, यानी कि आवृत्ति सारणी क्या कहलाता है। इससे पहले अभी मैंने स्टैटिस्टिक्स आपको ये बताया कि डाटा हैंडलिंग क्या होती है, आंकड़ों के प्रबंधन के कुछ बातें बताई। अब हमें देखना है कि अगला टॉपिक जो हमारा ये है फ्रीक्वेंसी टेबल का है, यानी कि जब हम किसी चीज की टेबल बनाते हैं, किसी चीज का आंकड़ों का डाटा बनाते हैं। अब आंकड़ों का डाटा कैसे बनेगा, किसी भी डाटा किसी कैसे तैयार करेंगे, कैसे कलेक्ट करेंगे, तो उसमें कहता है कि अ टेबल दैट सोर्स, यानी कि जो आपका टेबल है, टेबल का मतलब वो टेबल नहीं जिसके ऊपर आप खाना खाते हो या चाहे कुछ पढ़ाई लिखाई करते हो। टेबल का मतलब यहाँ वो है कि इस तरीके का टेबल, आपका ये रहा टेबल, ठीक है, ये आपका ये टेबल है, ठीक है। इस प्रकार का टेबल होता है, ये मैंने फिलहाल अभी छोटी सी ली है। इसमें आपके 7 या 8 कॉलम्स इस तरीके से बनते हैं और उस तरीके से आपको फ्रीक्वेंसीज, ऑब्जर्वेशंस या स्टूडेंट्स के मार्क्स और स्टूडेंट्स के नंबर्स इस तरीके से आपको ये मिलते हैं, ठीक है। तो वही कह रहा है कि जो शो करता है डाटा को वैल्यू देयर फ्रीक्वेंसीज इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी टेबल। इसी को हम क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी टेबल कहते हैं। यानी कि जो फ्रीक्वेंसीज को शो करता है, जैसे यहाँ पर फ्रीक्वेंसी शो कर रही है, इसी चीज को हम क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी टेबल कहते हैं। यानी कि जिस सारणी में आंकड़ा और उसकी बारंबारता हिंदी मैंने अभी जस्ट पहले ही बताई थी कि बार बार आने वाले को क्या कहते हैं, बारंबारता। क्या बोलते हैं, बारंबारता।
तो जो बारंबारता दिखाई जाती है उसे आवृत्ति सारणी कहते हैं। अब देखिए बात को समझिए, यहाँ पर बारंबारता क्या दिखा रहा है, कह रहा है जो दो है ना, जो दो संख्या है वह कितनी बार आई है, तो 3 बार आई है। जब कोई डाटा है, मान के चलिए कोई डाटा कलेक्ट किया गया किसी किसी जगहों से। अब जैसे लोग, आप एग्जाम्पल सबसे बेहतरीन ले सकते हैं आप वोट का, यानी कि जब चुनाव होता है तो चुनाव कैसे होता है, सोचो। चुनाव तो अब एक मान के चलिए अगर दिल्ली में चुनाव है तो दिल्ली के हर एक जगहों पर चुनाव होगा, यानी कि कहीं मॉडल टाउन में होगा, फिर मुखर्जी नगर में होगा, आपका इधर प्रीतमपुरा यानी कि आपका आजादपुर, इस तरीके से हर जगह पर होगा। तो अब जो डाटा वहां से कैसे कलेक्ट होगा, यानी कि लोगों ने जो वोट दिए वो तो वोट डल चुके हैं, अब वो सारे वोटों को एक जगह पर इकट्ठा किया जाएगा और तब उसके ऊपर बॉक्स पे लिखा होता है कि ये मुकुंदपुर से आया, ये कहाँ से आया, ये आजादपुर से आया या मॉडल टाउन से आया। अब उन सभी चीजों को कलेक्ट किया जाएगा, तब देखा जाएगा किस पार्टी को कितना वोट मिला और उस हिसाब से जिसकी जितनी ज्यादा सीटें आएंगी वही ज्यादा क्या हो जाएगा, जीत जाता है। तो उसी प्रकार से 2 की सीटें कितनी आई हैं, तो 3 आई हैं, 3 की सीटें 2 बार आई हैं और 5 हमेशा हार जाता है और 5 यहाँ पर भी हार गया, यानी कि 5 की सीटें सिर्फ 1 आई हैं। ठीक है, इस तरीके से आप समझ सकते हैं। अब यहाँ बताता है कि इंपॉर्टेंस ऑफ डाटा हैंडलिंग। अब जो डाटा हैंडलिंग हम पढ़ तो रहे हैं, लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी जरूरत क्या है हमें पढ़ने की। कोई चीज जब हम पढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं तो जरूरत होनी चाहिए जीवन में। अब इसका क्या जरूरत है, इसका क्या महत्व है आपके जीवन में, आंकड़ों का प्रबंधन का क्या महत्व बनता है, तो ये कहता है हेल्प इन विद, इसके 3 जरूरतें होती है हमारे जीवन में। डाटा जो है यानी कि डाटा हैंडलिंग जो है यानी कि प्रबंधन जो है आंकड़ों का, ये तीन हमारी महत्वपूर्णता है। इसके 3 महत्व बनते हैं, यानी कि हेल्प इन द अंडरस्टैंडिंग डाटा इजिली। किसी भी डाटा को, जो बड़े बड़े डाटा जो है उनको बहुत आसानी से हम क्या कर सकते हैं भाई, तो समझ सकते हैं। ठीक है, बड़े आंकड़ों को आसानी से समझने में मदद करता है। अब यहाँ आप लोग देख पा रहे होंगे कि जो बड़े बड़े जो आंकड़े होते हैं, जो मान के चलिए हजारों करोड़ों की होते हैं। अब आप जनसंख्या ले लीजिए, जनसंख्या तो करोड़ों में आती है, जैसे कि 140 करोड़, 135 करोड़, 200 करोड़, इस तरीके से आती है। अब इतने बड़े आंकड़ों को आप कैसे सीख सकते हैं, तो इसी प्रकार से सीख सकते हैं, जो कि एक छोटे स्तर पर दिखा देता है। तब आप बोलते हैं कि भाई बिहार की पॉपुलेशन कितनी है, तो आप बोलते हैं बिहार की पॉपुलेशन 2 करोड़ है, दिल्ली की कितनी है तो 2.5 करोड़ है, इस तरीके से कह सकते हैं। आप कहेंगे हरियाणा की कितनी है, तो वहां पर 1.2 करोड़ है, इस तरीके से। यानी कि इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, अपने आंकड़ों को देख सकते हैं। दूसरा होता है यूजफुल इन डिसीजन मेकिंग, निर्णय लेने में सहायक है। अब सोचिए निर्णय कैसे लेना है हमको, उसमें डिसीजन का क्या रोल बनता है, तो डिसीजन का रोल आपका यहाँ बन जाता है, इसलिए कि देखिए मेन क्या बात आती है कि अब मान के चलिए हमें कोई कानून लागू करना है, तो हमें पहले तो आंकड़ा देखना पड़ेगा कि हमारे यहाँ पर जो पूरा का पूरा भारत है, तो जिस जगह पर हमें कानून लागू करना है कोई सा, तो हमें ये भी तो देखना है कि उस जगह पर कितने लोग रहते हैं और कितने लोग उसमें सहमत हैं इस कानून को लेकर के। कितने लोग, या किसी भी चीज को, किसी भी लीगल नोटिस को या किसी भी चीज को लेकर के उसमें लोग कितने शामिल हैं, कितने लोग ये चाहते हैं कि ऐसा होना चाहिए। अगर हम ये कहते हैं कि आज हमारे यहाँ फ्लाईओवर्स बनने चाहिए, तो उसके लिए कितने लोग सहमति देते हैं कि इतने बनने, ये चीजें बननी चाहिए, तो इतनी सहमति होती है, उस हिसाब से वो लोग बना लेते हैं। तो ये चीज होता है, निर्णय लेने में भी सहायता बनती है कि भाई कितने। और आपके स्कूलों में, आपके क्लासेस में क्या किया जाता है, आपको 2-3 बच्चे इकट्ठे कर देते हैं और तब आपके टीचर कहते हैं आप बताइए इनमें से कौन मॉनिटर बना जाए। तो जिसके ऊपर ज्यादा हाथ खड़े करते हैं बच्चे, उसी को क्या कर देते हैं, मॉनिटर बना देते हैं, यानी कि आंकड़ों का यूज हो गया वहां पर। तीसरा आ जाता है यूज ऑफ द स्टैटिस्टिक्स, स्पोर्ट्स और एजुकेशन, यानी कि सांख्यिकी, जो कि अभी अगली क्लास में पढ़ने वाले हैं आप, और उसके साथ साथ व्यापार करने में भी, या चाहे खेल और शिक्षा में उपयोग किया जा सकता है इस चीज का। किस चीज का, तो भाई डाटा हैंडलिंग का। ठीक है, यहां हो गया आपका चैप्टर खत्म। आपको मैंने यहाँ पर कंक्लूजन भी लिख दिया है। कंक्लूजन क्या होता है, निष्कर्ष क्या निकलता है, जो मैंने पूरा इंट्रोडक्शन पढ़ाया, तो ये कहता है इन दिस पार्ट, इस पार्ट में हमने, यानी कि इस पहली पार्ट में हमने या पढ़ा लर्न अबाउट डाटा, टाइप ऑफ डाटा, फ्रीक्वेंसी एंड फ्रीक्वेंसी टेबल। हमने क्या पढ़ा भाई, तो हमने डाटा को पढ़ा, व्हाट इज डाटा क्या होता है, हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ डाटा, कितने प्रकार के डाटा होते हैं, हमने फ्रीक्वेंसी बारंबारता को पढ़ी, और हमने फ्रीक्वेंसी टेबल पढ़ा। क्या पढ़ा, फ्रीक्वेंसी टेबल, यानी कि ये आवृत्ति सारणी पढ़ा। अब हमने क्या करना है, इन द नेक्स्ट पार्ट, इसके अगले पार्ट में हमें क्या पढ़ना है, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन का ऑफ डाटा पढ़ना है, जो कि आपके क्वेश्चंस आते हैं। यानी कि इस भाग में हमने ये तो पढ़ लिया सब चीज, इस भाग में हमने आंकड़ों को पढ़ लिया, उसके प्रकार पढ़ लिए, बारंबारता पढ़ ली, आवृत्ति पढ़ ली, आवृत्ति सारणी, और अगले भाग में हमें क्या पढ़ना है, आंकड़ों के ग्राफ को बनाना है, जो कि किस तरीके से ग्राफ बनता है। आप लोगों ने देखा होगा ना, एक्स एक्सिस, यहाँ पर एक्स है, एक्स एक्सिस है, ये चीज एक्स एक्सिस है, ये एक्स डैश है, सॉरी वाई एक्सिस और वाई डैश होता है इधर। ठीक है, ये एक्स एक्सिस होता है, ये एक्स डैश होता है। तो इस तरीके से कितने क्वाड्रेंट्स होते हैं, क्या चीजें होती हैं, सारी चीजें हम इसमें अगले नेक्स्ट पार्ट में पढ़ने वाले हैं। तब तक के लिए अगर वीडियो पसंद है तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें।